ठीक है। हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे कह लें या हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट कह लें, ठीक है, ये एक ही नाम है। इसके अलावा इसको आप लोग इज आल्सो कॉल्ड एज ए पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी कह सकते हैं और फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे भी कह सकते हैं। इन चारों में से कोई भी एक नाम है तो आप लोगों को यही आइडिया होना चाहिए ये वाला पाथवे है, ठीक है। ये एक ही पाथवे के चार नाम है, ठीक है। हेक्सोज मोनोफॉस्फेट कह लें पाथवे आ जाए, शंट कह दें उसे। उसके अलावा पेंटोस फॉस्फेट पाथवे कह दें या फोस्फोग्लूकोनेट पाथवे कह लें, तो एक ही है ये इसका नाम, ठीक है। और आज मैं बताऊंगा कि इसका सर जी, मेन जी तो एच से क्या होगा इसका वर्ड? हेक्सोज हेक्सोज ठीक है। ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देते हैं ये इसका मेन जो उनसे कंसर्न क्या है, मतलब कि पाथवे क्यों आपकी बॉडी में, तो इसमें आता है दिस इज एन अल्टरनेटिव पाथवे टू टू ग्लाइकोलाइसिस। अब वो बात करें अल्टरनेटिव पाथवे है कि आपकी बॉडी में कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रही हैं जिनके एंड प्रोडक्ट बाद में इस कोई ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करती हैं, ऐसे मालिक्यूल्स प्रोड्यूस करती हैं जो आगे ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को स्टार्ट करती हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इससे पहले ग्लाइकोलाइसिस पाथवे आप लोगों को एक दफ़ा रीड करवा दिया था, ठीक है। तो दिस इज एन अल्टरनेटिव पाथवे टू ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। अच्छा आगे एंड टीसीए साइकिल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। आपको आइडिया है कि ग्लाइकोलाइसिस के बाद टीसीए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल स्टार्ट होता है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया में स्टार्ट होती है, ठीक है। तो मैंने वैसे आपको मेरा इरादा ये था कि टीसीए साइकिल पढ़ाऊँ, लेकिन मैंने इसको हेक्सोज मोनोफॉस्फेट आपको इस दफ़ा रीड करवा रहा हूँ। हो सकता है कल जो हम लोग टीसीए साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को विद इन डिटेल देखें। तो ये एक अल्टरनेटिव पाथवे है, इसमें जैसी मालिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे जो इसको ले जाएंगे किसकी तरफ, ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे कर। इसमें जो लास्ट पे जो मालिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, वहां से ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा एच एम पी शंट इज मोर एनाबोलिक इन नेचर। इसकी जो नेचर है वो है एनाबोलिक नेचर। और एच का मतलब क्या है, हेक्सोज। हेक्सोज इसका वो राइबोज इसी तरह इसका नाम है, ठीक है। आ गया था इट इज कंसर्न विद बायोसिंथेसिस एनएडीपी एंड पेंटोज। अब इसमें हर चीज़ की एक सिंथेसिस या बाय प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है। आप ग्लाइकोलाइसिस में देखते थे कि फर्स्ट फेज था उसमें उसको दो टू फेजेस में डिवाइड किया गया था, ठीक है। फर्स्ट फेज में आप देखते हैं कि आपकी एटीपी यूटिलाइज्ड हो रही है, जबकि आपको सेकंड फेज में एटीपी के मालिक्यूल्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है, प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इसी तरह इसमें एक आगे कि इसका जो कंसर्न है एचएमपी पाथवे का वो क्या है, बायोसिंथेसिस एनएडीपीएच एंड पेंटोज। अब ये एनएडीपीएच और पेंटोज का हम लोग देखेंगे किस तरह से एनएडीपीएच की बायोसिंथेसिस हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है और पेंटोज की, ठीक है। पेंटोज से आपको आइडिया होगा, पेंटोज का मतलब क्या 5 कार्बन रिंग, और 5 कार्बन रिंग आपको क्या है, राइबोज। और राइबोज बहुत जरूरी है, आपके डीएनए न्यूक्लिक एसिड को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अबाउट 10% ऑफ ग्लूकोज एंट्री इन दिस पाथवे पर डे। आपकी बॉडी जितना ग्लूकोज इंटेक करती है उसका 10% जो है ना पर डे में, वो इस पाथवे में एंटर कर दिया जाता है, ठीक है। द लिवर एंड राइबो रेड ब्लड सेल्स मेटाबोलाइज अबाउट 30% ग्लूकोज बाय दिस पाथवे। अब आपका लीवर है और रेड ब्लड सेल्स हैं, उन वो 30% जो ग्लूकोज है वो इस पाथवे के थ्रू क्या करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं। अच्छा आ गया था लोकेशन ऑफ पाथवे। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि ये जो पाथवे हम लोग पढ़ रहे हैं ये किस लोकेशन में, सेल की किस लोकेशन में है। जिस तरह ग्लाइकोलाइसिस भी साइटोसोल में है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो सी है वो भी आपके क्या कहते हैं साइटो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आपके माइटोकॉन्ड्रिया में है। तो इसी तरह लोकेशन ऑफ पाथवे यानी कि जो एच एम पी पाथवे की लोकेशन है वह है द एंजाइम्स आर लोकेटेड इन द साइटोसोल साइटोप्लाज्म में है, ठीक है। दूसरा द टिश्यू सच एज लीवर। लीवर के टिश्यू में आप ऑर्गन बताने लगा किस किस ऑर्गन में एच एम पी पाथवे बहुत ज़्यादा। टिश्यू सच एज लीवर है, एडिपोज टिश्यूज है आपके, एड्रिनल ग्लैंड्स है, एरिथ्रोसाइट्स आपके रेड ब्लड सेल्स हो गए, ठीक है, टेस्टिस हो गए, लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन के जो सेल्स हैं, एंड आर हाईली एक्टिव इन एच एम पी शंट, ठीक है। मोस्ट ऑफ दिस टिश्यूज आर इन्वॉल्व इन बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड स्टेरॉइड्स। अब इसमें वो कह रहा है कि जिन टिश्यूज और ऑर्गन्स में और सेल्स के टिश्यूज में ये बहुत ज़्यादा
एच एम पी शंट पाथवे एक हाईली एक्टिव है, तो वो कहता है इन बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, ऐसे जो से टिश्यूज हैं वो फैटी एसिड और स्टीरॉइड्स की भी सिंथेसिस करते हैं, ठीक है, विच आर डिपेंडेंट ऑन द सप्लाई ऑफ एनडीपीएच। अब इन जो जिस तरह फॉर एग्जांपल एडिपोस टिश्यू है, लिवर है, तो ये बायोसिंथेसिस कर रहे हैं फैटी एसिड की और स्टीरॉइड्स की। जब ये बायोसिंथेसिस कर रहे होंगे फैटी एसिड की और स्टीरॉइड्स की, तो बहुत ज़्यादा ये डिपेंड कर रहे हैं किसकी, एनडीपीएच की सप्लाई पे, कि एनडीपीएच सप्लाई किया जाएगा तो हो सकता है ये फैटी एसिड स्टीरॉइड्स को आगे कन्वर्ट होने में बड़ा इजीली वे मिल जाए, ठीक है, या ये हो सकता है इनकी एक ज़रूरत हो। तो इस तो एच एम पी पाथवे का जो मेन कंसर्न था वो क्या था, कि ये आपको प्रोवाइड करती है एनडीपीएच और पेंटोजिस, ठीक है, ये बायोसिंथेसिस ऑफ एनडीपीएच और पेंटोजिस है। आगे क्लास हम लोग देते हैं एच एम पी शंट यूनिक मल्टी फंक्शनल पाथवे। एच एम से मल्टी फंक्शनल पाथवे कौन से थे, इट स्टार्ट विद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, स्टार्ट भी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से होगी, ठीक है। नो एटीपी इज डायरेक्टली यूटिलाइज्ड और प्रोड्यूस इन एच एम पी पाथवे। जिस तरह ग्लाइकोलिसिस में मैंने आपको बताया था कि एक एच एम पी पाथवे में फर्स्ट फेज में 2 ग्लूकोज जो है वो यूटिलाइज होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जो सा कोई एटीपी जो सी क्या होगी, प्रोड्यूस नहीं होगी, ना प्रोवाइड की जाएगी, ना यूटिलाइज्ड होगी, ठीक है। It is multifunctional pathways, several interconvertal substance produced। ऐसे interconvertal substance है जहाँ से दूसरा कोई भी pathway start हो सकता है, ठीक है, which are pursuing different direction in the metabolic reactions। मैंने लास्ट में बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस और एक साइड पे ग्लाइकोजन आ रहा है, तो ग्लिसराइड बाद से वो कन्वर्ट हो जाता है स्टीरॉयड की सिंथेसिस में कोलेस्ट्रॉल की, इस तरह पायरोवेट से एसिटाइल को टीसी साइकिल के बजाय कितने अदर मेटाबॉलिक पाथवे में भी मूव कर जाता है, ठीक है। अच्छा गलत आ गया था रिएक्शन ऑफ पाथवे। अब अब हम लोग पाथवे का जो रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, ठीक है, डिवाइड इनटू 2 फेजेस। फर्स्ट फेज को हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेटिव फेज है, और सेकंड फेज कौन सा है, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फेज हम लेते हैं स्टेप 1 में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज। सर जी आपकी आवाज नहीं सही आ रही। अच्छा, रिएक्शन ऑफ पाथवे। अब हम फर्स्ट तो पहले हम लोगों ने ये देख लिया कि ये बॉडी के किस पार्ट में एडुकेशन में ये पाथवे होता है, ठीक है, वो साइटोसोल आ गए। उसके बाद हम लोगों ने ऑर्गन्स और टिश्यूज वगैरह दे दिए, ठीक है, लीवर हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, ठीक है। दूसरा एक ये एच एम पी पाथवे कंसर्न की था, जिस तरह आपका जो ग्लाइकोलाइसिस था वो आपको एटीपी प्रोवाइड करता था सेकेंड में, इसी तरह जो उनसी इसकी बायोसिंथेसिस है एच एम पी पाथवे की, ये आपको प्रोवाइड करता है एनएडीपीएच, ठीक है, एनएडीपीएच प्रोवाइड करता है एनएडीपीएच और पेंटोजिस। अब एनएडीपीएच क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जिन ऑर्गन्स में एचएमपी पाथ होता है वहाँ से प्रोवाइड किया है, और वो टिश्यूज वगैरह बायोसिंथेसिस करते हैं फैटी एसिड की और स्टेरॉइड्स की भी, ठीक है, और उनकी सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है एनएडीपीएच की मौजूदगी। अब हम लोग आते हैं रिएक्शन ऑफ पाथवे। अब पाथवे का रिएक्शन क्या, पूरा एक फ्लो चार्ट क्या है कि रिएक्शन किस टाइप का। फर्स्ट तो मैं पहले आपको हल्की सी डिटेल बता देता हूँ हर एक मतलब के केमिकल रिएक्शन की, उसके बाद मैं डिटेल में ये जो आप लोग स्क्रीन पे डायग्राम देख रहे हैं पाथवे, इसको मैं बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट जो आपको इसको कहा गया, इसको 2 फेजेस में डिवाइड किया गया, ठीक है। फर्स्ट फेज को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेटिव फेज है। सेकंड फेज जो सा है रिएक्शन पाथवे, उसे कहते हैं नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। स्टेप 1 जो फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज का फर्स्ट रिएक्शन होगा, कहता है ग्लूकोज 6 फास्फेट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एनएडीपी डिपेंडेंट ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम मौजूद होगा एनएडीपी डिपेंडेंट ग्लूकोज 6 फॉर डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। ये ग्लूकोज 6 फास्फेट को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, फोस्फोग्लूको ग्लूकोनोलेक्टोन, ठीक है, सब फॉर्म हो जाएगा, और एनएडीपीएच फॉर्म इन दिस रिएक्शन, और एक एनएडीपीएच क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी इन रिएक्शन। दिस इज अ रेट लिमिटिंग स्टेप, इसको आप रेट लिमिटिंग स्टेप भी कहते हैं, ठीक है। आगे आगे मैं इसको रिएक्शंस के पूरे टोटल दिखाऊंगा डायग्राम में, फिल वक्त अभी इसका देख लें, ठीक है। सेकंड जो केमिकल रिएक्शन है सेकंड स्टेप 2 में क्या है, 6 ग्लूकोनोलेक्टोन इज हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा बाय द ग्लूकोन लेक्टोन हाइड्रोलेज एंजाइम की वजह से टू द फॉर्म 6 फोस्फोग्लूकोनेट, यानी कि 6 फोस्फोग्लूकोनोलेक्टोन कन्वर्ट हो जाएगा 6 फोस्फोग्लूकोनेट में इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोन लेक्टोन हाइड्रोलेज एंजाइम्स की मौजूदगी में। स्टेप 3 द नेक्स्ट रिएक्शन इन्वॉल्व सिंथेसिस ऑफ एनएडीपीएच।
थर्ड स्टेप में फिर दोबारा एनडीपीएच प्रोड्यूस होगा, ठीक है। एंड इज कैटलाइज्ड बाय, जो एंजाइम इसमें यूज होगा फॉस्फोग्लूकोनाइट डिहाइड्रोजिनेस। और इसमें स्टेप 3 में आपको प्रोड्यूस होगा 3 कीटो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट विच देन अंडरगोस डिकार्बोनेशन टू रिबोलोज 5 फास्फेट। वो दोबारा जो सा कीटो 6 जो सा है 3 कीटो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट प्रोड्यूस होगा, वो फर्दर डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी उसकी, और वो प्रोवाइड किया करता है आपको रिबोलोज 5 फॉस्फेट। ये मैं सारे अभी पाथवे ना आपको बताता हूँ, ये चीज़ें आगे बस इसकी ये थोड़ी समरी है, देख लें। अच्छा, स्टेप 4 में कहता है द रिबोलोज 5 फास्फेट। अब एक रिबोलोज 5 फास्फेट जब प्रोड्यूस है तो वो आइसोमराइज्ड हो जाएगा एपी में, उससे 2 मालिक्यूल्स आगे प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। अगर वो आइसोमराइज्ड होगा तो राइबोज 5 फास्फेट प्रोड्यूस होगा। अगर एपीमेराइज्ड होगा यानी कि एपीमेरेज एंजाइम आएगा तो वो किसमें कन्वर्ट होगा, जीरोलोज 5 फास्फेट में, ठीक है। उसके बाद स्टेप 5 में ट्रांसक्रिप्टोलेज रिएक्शन होता है, ठीक है। स्टेप 5 को आप लोग ट्रांसक्रिप्टोलेज रिएक्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्टोलेज इज अ थायामीन पायरोफॉस्फेट डिपेंडेंट एंजाइम है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्टो एंजाइम क्या थायामीन पायरोफॉस्फेट डिपेंडेंट एंजाइम है। इसमें अगर ये सर ट्रांसफर जी, कर देगा, जी जी। एक ऑक्सीडेटिव फेस बताया और दूसरा ये नॉन नॉन ऑक्सीडेटिव फेस है। ऑक्सीडेटिव है। अब इसमें जो ये नॉन ऑक्सीडेटिव फेज है, स्टेप 4 के बाद ना 3 केमिकल रिएक्शंस के बाद उनसे ना जिसमें रिबुलोस 5 फास्फेट प्रोड्यूस हो गया ना, अगर रिबुलोस 5 फास्फेट 2 मॉलिक्यूल्स में आगे प्रोड्यूस करे, एक राइबोस 5 फास्फेट एक एपिमेरेज, ये नॉन ऑक्सीडेटिव फेज हो गया इसमें। ये जो डायग्राम है ना इसमें मेन आपको समझ आएगा, उससे पहले जस्ट मैं आपको ना एक एंजाइम्स की और कौन कौन से एंजाइम उसमें इस्तेमाल है वो बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आगे मैं आपको दोबारा डिटेल में रिपीट भी करूंगा आपको, फिर उसके बाद डिटेल में समझ भी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, जो ट्रांसकीटोलेज था उसने क्या किया, जिलुलोज 5 फास्फेट जो प्रोड्यूस हुआ था उसको राइबोस 5 फास्फेट में कन्वर्ट कर दिया, और 7 कार्बन शुगर यानी कि सीडोहेप्टोलेज फास्फेट में कन्वर्ट कर दिया, और ग्लिसरॉल 3 फास्फेट भी साथ ही उसने प्रोड्यूस कर दिया। आगे उसके बाद फर्दर जो सा था 3 कार्बन का जो सा आपका सीडोहेप्टोलेज 7 फास्फेट का, ठीक है, और ग्लिसरॉल 3 फास्फेट, वो कन्वर्ट हो गए फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, और 4 कार्बन इथरोज यानी कि इथरोज 4 फास्फेट में कन्वर्ट हो गया। फिर सेकंड सेवन रिएक्शन के बाद जो क्लास कीटोलेज आया उसने एक तो जिल्लोस 5 फास्फेट को और इथरोज 4 फास्फेट को फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में और ग्लिसराइड 3 फास्फेट में। अब ये फ्रुक्टोज 6 फास्फेट है ना, ये आगे फर्दर जाके आपके ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल में क्या होता है, एंटर होता है, वहाँ से टीसीए साइकिल स्टार्ट होता है। मैं आपको ये इसी डायग्राम पे तो इसमें आपको ये बिल्कुल मेन समझ आएगी। तो ये इसका मेन पाथवे, ठीक है, एचएमपी पाथवे। फर्स्ट जो 3 फेजेज है 3 केमिकल रिएक्शन का, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेटिव फेज है। इनके ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, उसमें एनडीपीएच क्या हो रही है, प्रोड्यूस भी हो रही है। फर्स्ट रिएक्शन में जब ग्लूकोज 6 फास्फेट 6 सर फॉस्फोग्लू जी, फर्स्ट 3 या 4? फर्स्ट 3 जो से ना 1 2 3 रिएक्शन, ये इस जो अभी जो आप लोगों को शो हो रही है ना, ये फ्लो चार्ट का डायग्राम, इसमें जो रिबुलस 5 फास्फेटिक जो है ना, ये आपका ऑक्सीडेटिव फेज है, ठीक है। और मैंने बताया कि एचएमपी पाथवे आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है, एक तो आपको पेंटोस प्रोवाइड करता है और एक आपको बायोसिंथेसिस करता है किसकी, एनएडीपीएच की, ठीक है। तो ये एनएडीपी डिपेंडेंट एंजाइम आया जब इसने ग्लूकोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट करवाया 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में, तो एक एनएडीपीएच के बाद प्रोड्यूस हुए। उसके बाद फर्दर देखें सेकंड रिएक्शन में क्या था, वहाँ उसके प्रिकर्सर देखें से आपको दे जाएगा, मैं कहाँ बता रहा हूँ, 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन से आपको कन्वर्ट हो जाएगा 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में, ठीक है। और एंजाइम इधर क्या, ग्लूकोलैक्टोन हाइड्रोलेस। अब जब 6 फॉस्फोग्लूकोनो ग्लूकोन ग्लूकोनेट कन्वर्ट होता है रिबुलोज 5 फास्फेट में, तो फिर एनएडीपी कन्वर्ट होता है एनएडीपीएच में, ठीक है। और फिर आपको एनएडीपीएच कहते हैं प्रोवाइड करते हैं, प्रोड्यूस हो जाती है। और इधर जो एंजाइम आपको जो होता है फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखने क्लास, जब डिहाइड्रोजन एंजाइम आता है तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जानी चाहिए कि एनएडीपीएच से क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, एनएडीपीएच। अच्छा, आगे रिबुलोस 5 फास्फेट, ये था आपका ऑक्सीडेटिव फेज। अब नॉन ऑक्सीडेटिव फेज स्टार्ट होगा, सेकंड फेज। और ये कम्प्लेक्स भी है लेकिन इसको जरा डिटेल में देखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। रिबुलोस 5 फास्फेट अगर एपीमेरेज एंजाइम की मौजूदगी में किस में कन्वर्ट होता है, जीरोलोस 5 फास्फेट, और आइसोमेरेज एंजाइम की मौजूदगी में किस में होता है, राइबोस 5 फास्फेट में, यानी कि रिबुलोस फास्फेट 2 मॉलिक्यूल्स में आगे प्रोड्यूस करता है, एक जीरोलोस 5 फास्फेट करता है और एक रिबुलो राइबोस 5 फास्फेट। अब एक एंजाइम है ट्रांसकीटोलेज,
और ये TPP का मतलब है थायामीन, इसका इसमें इसमें इसने डिटेल में बताया कि इसका मतलब है थायामीन, हाँ थायामीन पायरोफॉस्फेट है, ठीक है, पायरोफॉस्फेट डिपेंडेंट एंजाइम है, ठीक है, ये TPP। अब इसकी मौजूदगी में जो सा जिलेलोज और रिबोस फास्फेट है वो कन्वर्ट होते हैं सीडो हेप्टोलो 7 फास्फेट में और ग्लिसराइड 3 फास्फेट में, जिसमें ग्लिसराइड 3 फास्फेट में। अच्छा क्लास, यहाँ ग्लिसराइड 3 फास्फेट में उसके बाद फिर एक एंजाइम आता है ट्रांस एल्डोलेज, वो कन्वर्ट करता है ग्लिसराइड 3 फास्फेट को 3 4 फास्फेट में और सीडो हेप्टोलोज कन्वर्ट करता है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में, ठीक है। अब यहाँ देखो तो आपको क्लास ये बिल्कुल एक सेम रिएक्शन चलते आ रहे हैं। यहाँ पे देखें आप, जो जीलुलोज 5 फास्फेट है ना, यहाँ पे जो प्रोड्यूस हुआ है एपिमेरेज एंजाइम से, फर्स्ट रिएक्शन देखें राइबोस 5 फास्फेट फिर से जीलुलोज 5 फास्फेट, वो कहता है यहाँ से जीलो 5 फास्फेट और राइबोस 5 फास्फेट कन्वर्ट तो हो जाते हैं आगे सीटो हैप्लोज और ग्लिसराइड 3 फास्फेट में, लेकिन सेम टाइम होता है कि जीलोलाज 5 फास्फेट डायरेक्ट भी कन्वर्ट किस में होता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में और यहाँ से ग्लिसराइड 3 फास्फेट में भी, ठीक है। और ग्लिसराइड 3 फास्फेट दोबारा फर्दर किसमें ब्रेक डाउन होता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, और आपको पता है यहाँ से दोबारा फिर ग्लाइकोलिसिस की साइकिल में एंटर हो जाएगा, वहाँ से TCA साइकिल्स स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी के क्लास ये फ्लो चार्ट दोनों देख लें, इसमें अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है कोई डिफिकल्टी है तो मुझे बताएं, फिर मैं इसको आगे फर्दर दूसरी स्लाइड्स पे जाता हूँ। मैंने जो आप लोगों को क्लास बुक दी है ना इसकी सत्या की, जो PDF में शेयर की, था उसमें बहुत अच्छे डिटेल में बहुत एक चीज़ को स्टेप को उसको इसी तरह उसमें बताया गया। क्लास इस कोई पाथे में कोई अभी कोई डिफिकल्टी है तो पूछते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट मैं मूव सर करता जी हूँ। जी जी, आप क्या कह रहे हैं? रिपीट कर दें। चलिए मैं रिपीट करता हूँ। HMP शंट पाथवे है, ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, एक तो NADPH प्रोवाइड करता है और एक पेंटोज आपको यानी कि राइबोज। राइबोज बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी बॉडी में न्यूक्लियस DNA को प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। आपके DNA डबल हेलिक्स डबल न्यूक्लिक एसिड जो से डाई डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक सॉरी DNA डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, उसमें जो सा राइबोज है उसमें राइबोज मालिक्यूल का शुगर का भी अटैच होता है, ठीक है। अच्छा अब इसमें देखें ग्लूको 6 फॉस्फेट कन्वर्ट रहता है 6 फॉस्फोग्लूको इलेक्ट्रॉन में और फर्दर 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में रहता है और फिर राइबोस रिबोलोस 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो पाथवे है, ये जो फेज है इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फेज है। नेक्स्ट आता है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। अच्छा राइबोस रिबोलोस 5 फॉस्फेट से आगे वो दो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है, इनकी प्रेजेंस ऑफ एपिमरेज वो जिलुलोस 5 फॉस्फेट प्रोड्यूस कर देगा और राइबोस 5 फास्फेट, आपका जो जिलुलोस 5 फास्फेट है ना, ये आगे कन्वर्ट करता है ट्रांसकीटोलेज TPP यानी कि थायमिन पायरोफॉस्फेट की मौजूदगी में सीडोहेप्टालोज में भी कन्वर्ट होता है और ग्लिसराइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट होता है। फिर फर्दर एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है ट्रांस एल्डोलोज, जो इसको कन्वर्ट कराता है एरिथ्रोज 4 फास्फेट में और फ्रुक्टोज 4 फास्फेट में। अब ये जो 4 फ्रुक्टोज 4 फास्फेट है, ये आगे जो आपको प्रोवाइड करता है या ये आगे ग्लाइकोलिसिस में चला जाता है, फिर ग्लाइकोलिसिस ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल होता है और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन और आपको एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है क्लास। यहाँ से ये देखें साइड पे जिल्लोस 5 फास्फेट ट्रांसकीटोलेज यूजिंग फ्रक्टोज 4 फास्ट 6 फास्फेट में भी कन्वर्ट भी हो गया और 7 कन्वर्ट हो गए ग्लिसराइड 3 फास्ट में और ग्लिसराइड 3 फास्फेट फर्दर ब्रेक डाउन हो गया इसमें फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। अच्छा अगले से आ गए थे सिग्निफिकेंस ऑफ HMP शंट, इसकी क्या जरूरत है, ठीक है। HMP शंट इज यूनिक इन जनरेटिंग टू इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, दो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जनरेट करता है, एक पेंटोजिस है और एक NADPH है। NADPH बहुत ज़रूरी है, आगे मैं आपको इसकी तो डिटेल में बताऊंगा कहाँ कहाँ पे और किस किस जगह पे NADPH यूज़ होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ पेंटोज, पहले तो हम लोग पेंटोजिस की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इन एचपी शंट हेक्सोज आर कन्वर्टेड इनटू पेंटोज यानी कि 5 कार्बन रिंग में, 6 कार्बन किसमें कन्वर्ट होते हैं 5 कार्बन रिंग में, ठीक है। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंग राइबोस 5 फॉस्फेट है, ठीक है। दिस पेंटोज और इट्स डेरिवेटिव्स आर यूजफुल फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड DNA और RNA। आपको आइडिया कि DNA डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक और राइबोस न्यूक्लिक एसिड का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो उसमें एक मॉलिक्यूल राइबोस का लाजमी अटैच होता है, ठीक है।
तो यही एचएमपी पाथवे, एचएमपी शंट पाथवे क्या उसको यही प्रोवाइड करता है राइबोस। अच्छा, मैनी न्यूक्लियोटाइड एटीपी हो गया, एनएडी और एफडीए, इन सब में ये क्या होते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं, ये यूज होते हैं इसमें, ठीक है, मैनी न्यूक्लियोटाइड इन दिस। अच्छा, क्लास आ गया था सिग्निफिकेंस ऑफ एचएमपी शंट। एचएमपी शंट इज अ यूनिक इन, दोबारा वही आ गया। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ एनएडीपीएच। पहले तो हम लोग ने इंपॉर्टेंस पढ़ी किसकी, पेंटोसिस की, ठीक है। अब हम लोग इम्पोर्टेंस किसकी पढ़ेंगे, NADPH की। NADPH इज रिक्वायर्ड फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड स्टीरॉइड्स। जितनी भी बायोसिंथेसिस की, फैटी एसिड्स की बायोसिंथेसिस और स्टीरॉइड्स की, उनकी सिंथेसिस के दौरान ADPH की बहुत ज़्यादा जरूरत है, ठीक है। NADPH इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ सर्टेन अमीनो एसिड इन्वॉल्विंग एंजाइम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। इनकी सर्टेन अमीनो एसिड की इन्वॉल्विंग में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये फ्री रेडिकल स्क्वेंजिंग है। फ्री रेडिकल्स आपको कौन से, सुपर ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, जो कम कंटिन्यूसली आपकी बॉडी में क्या प्रोड्यूस करते रहते हैं और आपकी बॉडी को नुकसान देते हैं। तो ये फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग है, यानी कि उसको ये इंगल्फ करता है, उसको खत्म करता है। These will destroy DNA, protein, fatty acid, all biomass in the internal cells are destroyed. जो फ्री रेडिकल्स है वो क्या करते हैं, डीएनए, प्रोटीन, फैटी एसिड, इन सबको का डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जबकि जो आपके NADPH है, क्या फ्री रेडिकल स्क्वेंजिंग का काम भी करता है, ठीक है। उसके बाद फ्री रेडिकल्स आर इनएक्टिवेटेड बाय द एंजाइम्स कंटेनिंग एसओडी, सुपर ऑक्साइड डिस्मेट, पायरोक्साइड डिस्मेटेज और ग्लूटाथायोन रिडक्टेज। इनकी मौजूदगी में क्या होता है, आपके फ्री रेडिकल्स इनएक्टिवेट हो जाती है, आपकी बॉडी को नुकसान नहीं देते, आपकी सेल्स को डिस्ट्रॉय नहीं करते, ठीक है। रिड्यूस्ड GSH इज रीजनरेटिंग विद द हेल्प ऑफ NADH। NADH की मौजूदगी में जो ग्लूटाथायोन, सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोजनेज, इस तरह इसका है एब्रिविएशन। तो ये क्या होते हैं, ये भी आपको ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल्स को गैस स्क्वेंजिंग करता है, आपके एंटीऑक्सीडेंट है। तो उसमें उसको रीजनरेट करता है, उसको क्या कहता है, दोबारा प्रोड्यूस करता है। तो क्लास हम लोगों ने दो तरह की हम लोगों ने पढ़ी, एक पेंटोसिस के इंपॉर्टेंस क्या, ठीक है, मैनी न्यूक्लियोटाइड्स के ATP और FAD की और कोए की सिंथेसिस में भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। उसके बाद हमने NADPH ही देख ली कि NADPH क्या कहता है, बायोसिंथेसिस फैटी एसिड के और स्टीरॉइड्स में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। दूसरा ये क्या करता है, आपके एंटीऑक्सीडेंट्स को रीजनरेट भी करता है, ठीक है, यानी कि फ्री रेडिकल्स जो है, सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइडेज, ये आपकी बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, उसको इनको इनएक्टिवेट करता है एंजाइम्स को, ठीक है, जो और इन दूसरा ये रीजनरेट करता है एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम को, यानी कि रिड्यूस GSH और सुपर ऑक्साइड डिस्मूटेज एक्सेट्रा, ठीक है। आगे आया था क्लास इथ्रोसाइड मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, अब देखते हैं, ठीक है। NADPH is required by the red blood cells to keep the glutathione in the reduced state. अब NADPH रेड ब्लड सेल्स को कंटिन्यूसली प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, और वो ग्लूटाथाइन को इन रिड्यूस स्टेट में ही रखता है, ठीक है। इन टर्न उसकी वजह से कहता है, रिड्यूस ग्लूटाथायोन विल डिटॉक्सिफाई द पेरोक्साइड ऑफ फ्री रेडिकल्स फॉर्म्ड इन द रेड ब्लड सेल्स। अब जो फ्री रेडिकल्स है आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। तो ये रिड्यूस ग्लूटाथायोन को क्या करता है, आपके रेड ब्लड सेल में जितने फ्री रेडिकल्स हैं उनको क्या करता है, डिटॉक्सिफाई कर देता है, यानी कि NADPH की इस हद तक बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। NADPH, glutathione reductase together we will preserve the integrity of red blood cells membrane। अब रेड ब्लड सेल्स की मेम्ब्रेन है, उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए भी तो ये NADPH क्या कहता है, ग्लूटाथायोन और रिडक्टेज को आपस में रहता है, उसको प्रोड्यूस करता रहता है, ठीक है। आगे प्रिवेंशन ऑफ मेट हीमोग्लोबिनीमिया। अब मेट हीमोग्लोबिन एक एसिड है जिसमें ऑक्सीजन जो सी है, वो ऑक्सीजन का मालिक्यूल बाइंड होता है हीमोग्लोबिन के साथ। आपको पता है कि हमारा जो ब्लड है इसका एक तो मेन फंक्शन है क्या है, आपके पूरी बॉडी में जितनी भी ऑक्सीजन है लंग्स में थ्रू, इसमें ऑक्सीजन का जो मालिक्यूल है वो HP आपके ब्लड के साथ अटैच होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन मालिक्यूल्स के साथ ब्लड के अंदर, और फिर आपको पूरे बॉडी में प्रोवाइड कर दिया जाता है, जितने आपको सेल्स हैं कैपिलरीज के थ्रू, जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तकरीबन बॉडी के हर पार्ट में। अब मेट हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो मालिक्यूल है वो बाइंड नहीं होता हीमोग्लोबिन से, ठीक है। वो क्यों नहीं होता, अब ये किस तरह से मेट हीमोग्लोबिनीमिया को बचाया जाता है, वो क्या कहता है कि NADPH इज आल्सो रिक्वायर्ड टू कीप द आयरन ऑफ हीमोग्लोबिन इन रिड्यूस्ड फेरस स्टेट। यानी कि NADPH जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपकी हीमोग्लोबिन को रिड्यूस फेरस स्टेट में रहता है, यानी कि फेरिक एसिड में, फेरिक स्टेट में नहीं लेके जाता है, यानी कि फेरस स्टेट में रखेगा, ठीक है, और प्रिवेंट करेगा कि
एक्यूमुलेशन ना हो जाए मेथियोग्लोबिन की, यानी कि ऑक्सीजन बाइंड, मतलब कि ऑक्सीजन ऐसी कोई मेथियोग्लोबिन प्रोड्यूस ना हो जाए जिसकी वजह से ऑक्सीजन बाइंड ना कर सके हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। आगे जो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स बहुत ज़रूरी है, यानी कि एनएडीपीएच के मल्टी फंक्शंस है, इतने फंक्शंस है कि पेंटोस से चलो आपके डीएनए वगैरह को प्रोवाइड कर दी गया, जबकि जो एनएडीपीएच है इसकी इससे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंस है पेंटोस से। मोस्ट ऑफ द ड्रग एंड द फॉरेन सब्सटेंस आर डिटॉक्सिफाइड लीवर माइक्रोसोमल P450 एंजाइम विद द हेल्प ऑफ एनएडीपीएच, यानी कि जो P450 एंजाइम्स है ये एनएडीपीएच की प्रेजेंस की मौजूदगी में आपके जितने भी फॉरेन सब्सटेंस हैं उनको कहता है डिटॉक्सिफाई करता है। फिर लेंसेज ऑफ आई, आपके मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ एनएडीपीएच इज सीन इन लेंस ऑफ द आई, लेंस आई का जो लेंस उसमें बहुत ज़्यादा इसकी कंसंट्रेशन देखी गई है, ठीक है। और जितनी भी आपके आई की लेंसेज की ट्रांसपेरेंसी है ये उसको प्रिजर्व भी करती है एनएडीपीएच, ठीक है। आगे आ जाते हैं क्लास मैक्रोफेज बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी। अब इसका एनएडीपीएच का एक और फंक्शन क्या है, इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बाय मैक्रोफेज टू किल बैक्टीरिया। अब रिएक्टिव ऑक्सीजन को एनएडीपीएच भी प्रोवाइड किया है, क्यों? क्योंकि वो मैक्रोफेज कर दे बैक्टीरिया को किल कर दें। अब अवेलेबिलिटी ऑफ राइबोज क्या है, राइबोज और एंड डीऑक्सीराइबोज आर रिक्वायर्ड फॉर डीएनए और आरएनए सिंथेसिस। तो जो पेंटोजेज आपको प्रोवाइड किया वो जो प्रोड्यूस करती है एचएमपी पाथवे वो राइबोज प्रोवाइड कर दिए देते हैं डीएनए को और आरएनए को, ठीक है। अच्छा, राइबोज इज आल्सो नेसेसरी फॉर न्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम्स, ठीक है। उसके बाद आता है रिवर्सल ऑफ नॉन ऑक्सीडेटिव फेज प्रेजेंट इन ऑल टिश्यू बाय व्हिच राइबोज कुड बी मेड अवेलेबल। अब जो फर्स्ट ऑक्सीडेटिव था उसमें क्या था, प्रोड्यूस था राइबोज प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद आता है व्हाट अबाउट एटीपी। एटीपी के बारे में क्या ख्याल है, एटीपी इज नेदर यूटिलाइज्ड नॉर प्रोड्यूस, एचएमपी बात है। ये मैंने आपको फर्स्ट में बता दिया कि एटीपी इसमें ना यूटिलाइज्ड होगी कोई, ना होगी प्रोड्यूस होगी। सेल्स डू नॉट यूज द शंट पाथवे फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। अच्छा, क्यों? मेन चीज उसने ये बता दी है कि जो ग्लाइकोलाइसिस है ना, तो वो तो जिस तरह ही आपका बॉडी कोई वर्क किया तो ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट होती है, आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो होता है जो ए शंट एचएम पाथ में अगर आपके ना ये एनर्जी प्रोवाइड करता है तो ये नहीं प्रोवाइड नहीं करता एनर्जी, ये सिर्फ जो सा एनएडीपीएच प्रोवाइड करता है और पेंटोजिस आपको डीएनए को वगैरह को प्रोवाइड कर देगा। और एनएडीपीएच का आपका मैंने अभी मल्टी फंक्शन बताए हैं, यानी कि अक्सर पाथवे में एनएडीपीएच की बहुत ज़रूरत है, उस वजह से आपकी हीमोग्लोबिन भी की जो आयरन है वो भी फेरस स्टेज में रहती है। तो इस तरह के इसके मल्टी फंक्शन हैं। अच्छा, रेगुलेशन ऑफ एचएमपी शंट के क्या है, द एंट्री ऑफ ग्लूकोज 6 into pentose phosphate is controlled by the cellular concentration NADPH। अब सेलुलर कंसंट्रेशन एनडीपीएच से भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं एनएडीपीएच या स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेटडिहाइड्रोजिनेज का स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर है, ठीक है। एनएडीपीएच यूज्ड इन वेरियस पाथवे, मुख्तलिफ पाथवे में यूज होती है, ठीक है। एनएडीपीएच जो प्रोड्यूस इनहिबिशन इज रिवील्ड एंजाइम इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस मोर एनएडीपीएच। तो होता है इतने पास में होता है कि इसकी इनहिबिशंस को खत्म रिलीव कर दिया था, डिमिनिश्ड, और उसके बाद ये एंजाइम एक्सीलरेट कर देते हैं, प्रोड्यूस होते हैं मोर एनएडीपीएच, यानी कि मोर एनएडीपीएच क्या होते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। वही चीज़ से दोबारा के 10 सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट dehydrogenase is induced by the increased insulin glucagon ratio after a high carbohydrate meal। अब कार्बोहाइड्रेट मील के बाद क्या होता है, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज क्या है कि बहुत ज़्यादा इंसुलिन ग्लूकोज रेशियो क्या होती है, बढ़ जाती है। अब क्लास में आते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज का क्या है, इट इज एन इनहेरिटेड सेक्स ट्रेट लिंक ट्रेट है, ठीक है। इट इज मोर स्वेयर इन रेड ब्लड सेल्स में, ठीक है। और ये कहते हैं आपको डिक्रीज कर दे एक्टिविटी ऑफ G6PD impairs the synthesis of NDPH और रेड ब्लड सेल्स में, यानी कि रेड ब्लड में NDPH को क्या करती है, डिक्रीज कर दे एक्टिविटी को। अब अक्सर जो सा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपके रेड ब्लड सेल्स में एनडीपीएच की सिंथेसिस को कर देगी, कम कर देगी। ये डेफिशिएंसी बता रहे हैं इस एंजाइम की जो ग्लूकोज 6 फॉस्फोग्लूकेनोन लैक्टोन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। दिस रिजल्ट इन अकोमोलेशन ऑफ मेट हीमोग्लोबिन जो आपकी ऑक्सीजन जो बाइंडिंग हीमोग्लोबिन से और पर ऑक्साइड इन एरिथ्रोसाइलिन टू हीमोलाइसिस, यानी कि आपके जो रेड ब्लड सेल की क्या जाएगी, हीमोलाइसिस कर देगी, ब्रेक डाउन कर देगी। अच्छा, द दैट एफिशिएंसी इज मैनिफेस्टेड ओनली व्हेन एक्सपोज्ड टू सर्टेन ड्रग्स और टॉक्सिन। अब इसकी जो क्या डेफिशिएंसी कब होगी, वो कहता है इसकी एक्सपोज, आप कोई ऐसी ड्रग है और कोई ऐसा टॉक्सिन है, कोई एंटीमिलर ड्रग है लाइक पिरामिक्यून और इंजेक्शन ऑफ फावा, इस तरह की जो मेडिसिन है ये क्या कर देती हैं, डेफिशिएंट करती हैं ग्लूकोज
6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजन डेफिशिएंसी कर देती हैं, ठीक है। इसमें अगर नेक्स्ट में ये उसने आया आपको बताया कि सम पेशेंट डेवलप्स वेयर सिम्टम्स, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स की स्किन को उनको सिम्टम्स के हैं, ज्वाइंटस हो जाएगा, एचपी उनकी डिक्रीज कर जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन वैसे ही उसके साथ बाइंड नहीं कर रही, ठीक है। और रेड ब्लड सेल्स की हो जाएगी डिस्ट्रक्शन भी हो जाएगी। अच्छा, ये आप लोग किस कहाँ से आपको समझ नहीं आ रही? 5 मिनट रह गए, मैं आपको उसमें बता देता हूँ दोबारा किस स्लाइड से समझ नहीं आई। अभी जो मैं आपको पहले मैंने आपको फर्स्ट पे बताया कि पेंटोज यानी कि जो राइबोज है उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं, वो तो आपको डीएनए वगैरह को प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद एनएडीपीएच की बताई कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। इन स्लाइड्स में मैंने एनएडीपीएच की इंपॉर्टेंस बताई है कि किस तरह से वो आपके आइज के लेंस में प्रोड्यूस करते हैं, आपके रेड ब्लड सेल्स को भी मेंटेन करते हैं, ठीक है, उसकी स्टेट को। फिर उसके बाद इवन कि आपके एंटीऑक्सीडेंट हैं उनको प्रोड्यूस उनको रीजनरेट करते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी के ऑक्सीडेटिव सेल्स रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज उनको ब्रेक डाउन करते हैं। अब मैं इसमें ये बता रहा था कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी, अब ये इस पाथवे पे ये जो एंजाइम है ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजन, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट तक 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन, ये फर्स्ट स्टेप में जो रिएक्शन है उसमें जो एंजाइम है, ठीक है, वो कह रहा है कि इसकी एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गया। तो इसमें देखें जब एंजाइम्स की डेफिनेशन हो जाएगी, एंजाइम मौजूद नहीं है तो एनएडीपी कन्वर्ट ही नहीं होगा एनएडीपीएच में, ठीक है। तो वो ये बताना चाह रहा है कि इसकी डेफिशिएंसी से जो सी प्रॉब्लम काज होती है वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। वो एक तो कहता है कि फर्स्ट एक तो एच बी मेट हीमोग्लोबिन हो जाएगी, ठीक है। दूसरा उसमें ये बता रहा है